बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमारा हाफ टॉपिक रह गया था, आज हम उसको कवर करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप होता है एरोमेटिक रिंग में, वो किस तरह दूसरे आने वाले ग्रुप की ओरिएंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ग्रुप में, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होती है, और जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होता है, तो जब वो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग बनती है, तो किस तरह जो पहले से प्रेजेंट ग्रुप होता है वो किस तरह इफेक्ट इन्फ्लुएंस करता है आने वाले दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को, कि वो ऑर्थो पे लगेगा या मेटा पे लगेगा या फिर पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो किस तरह जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप होता है, हमने पढ़ा था कि ऑलरेडी प्रेजेंट जो ग्रुप होते हैं उनकी दो ही कैटेगरी हैं, या तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है या वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो किस तरह जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो किस तरह आने वाला सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, जो कमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स है, किस तरह उसकी ओरिएंटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि जो नया सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होगा वो किस तरह उसकी ओरिएंटेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और किस तरह जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आज हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, लास्ट तक ये वीडियो देखें ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन एरोमेटिक रिंग। जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स होगा एरोमेटिक रिंग में, वो किस तरह इन्फ्लुएंस करेगा ऑन द ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि किस तरह जो हमारे पास इन्फ्लुएंस करेगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप होगा एरोमेटिक रिंग में, वो किस तरह दूसरे आने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स की ओरिएंटेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं टू बेसिस पे। फर्स्ट वन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रिंग। सबसे पहला क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रिंग। एंड द सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव इरेनियम आयन स्टेबिलिटी। दूसरी इसकी क्या है कि हम या तो इसको इरेनियम आयन की स्टेबिलिटी के बेस पे इसको स्टडी कर सकते हैं, या फिर जब चार्ज हमारे पास जो एरोमेटिक रिंग होती है उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी बेस पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रिंग या फिर इरेनियम आयन की स्टेबिलिटी के बेस पे। तो एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट वन को स्टडी करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रिंग। तो एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं फिनोल की। हमें पता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है रिंग की तरफ। तो देखिए जब ये लोन पेयर जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो कार्बन ने देखिए ऑलरेडी 1 2 3 4 बांड कार्बन के ऑलरेडी जो है वो बने हुए हैं। एक बांड का दो बांड कार्बन के यहाँ बने हुए हैं, एक बांड इधर और एक बांड इस ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन के 4 बांड पूरे हैं। अब ये लोन पेयर जब यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो फिर अगर ये बांड इधर ही रहा तो कार्बन के तो 2 3 4 5 बांड बन जाएंगे, और कार्बन 5 बांड नहीं बना सकता। इस वजह से क्या होगा, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये वाला बांड जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज जब दोबारा पे यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज। अब फर्दर जब ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो इधर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, और ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। हमें पता है OH क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और OH क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा रिंग को, किस तरह, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करके। इसका मतलब कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। देखिए जो नेगेटिव चार्ज है वो किस किस पोजीशन पे रेजोनेट कर रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे, एक ये ऑर्थो पोजीशन और एक ये ऑर्थो पोजीशन, और पैरा पोजीशन पे। देखिए मेटा पोजीशन पे कहीं भी नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेट नहीं हुआ। तो ये इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब कि दीज पोजीशन बिकम रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब ये पोजीशन जो है ये एक्टिव रिएक्टिव ज्यादा हो गई है ना इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ। इलेक्ट्रोफाइल इजीली जो है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इसका मतलब जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है ये ज्यादा रिएक्टिव हो गई है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज मोर फेवरेबल एट ऑर्थो एंड पैरा देन एट मेटा। इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो उसके लिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। अब देखिए कि जब OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो ये ऑल पोजीशंस को ही एक्टिवेट करता है। OH एक्टिवेट्स ऑल अवेलेबल पोजीशन, बट इट एक्टिवेट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मोर देन मेटा पोजीशन। लेकिन ये ऑर्थो पोजीशन को और पैरा को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ज्यादा एक्टिवेट करेगा इन पोजीशन को एज कंपेयर टू मेटा। क्योंकि अगर हम देखिए दूसरी साइड पे देखें तो OH का जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डोनेट करता है तो ये सारी पोजीशन को ही एक्टिवेट करेगा, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को ज्यादा करेगा क्योंकि वहां नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेट कर रहा है, और मेटा पोजीशन को कम करेगा। Thus greater yield of ortho and para isomer than meta isomer। इसका मतलब कि जब ऑर्थो एंड पैरा जो पोजीशन है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो उन पोजीशन पे ज्यादा अटैक करेगा और मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं होगा, क्योंकि मेटा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। क्या ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन पे। तो इसका मतलब कि जब हमारे पास आइसोमर बनेंगे उनकी ग्रेटर यील्ड किसकी होगी, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर की, और मेटा आइसोमर की कम होगी। जो OH ग्रुप है ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कि OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप किस तरह से है कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अब आपको मैकेनिज्म समझ आ गया होगा कि किस तरह ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओवर द रिंग, तो किस तरह जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप होता है रिंग के ऊपर, वो किस तरह आने वाले ग्रुप की पोजीशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। कि जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो किस तरह इसकी ओरिएंटेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, पैरा पे लगेगा या फिर मेटा पे लगेगा। ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर दोनों बनते हैं, या फिर मेटा पोजीशन पे लगेगा। तो किस तरह वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा या फिर किस तरह वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ये तो हमने पढ़ा ऑर्थो एंड पैरा का। अब हम देखते हैं कि अगर हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाएं तो किस तरह वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो देखें जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग था। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें किसी दूसरे ग्रुप की, जैसे हमारे पास NH2 हो गया, OR हो गया, या फिर हमारे पास NR3 हो गया, मिथाइल CH3 ग्रुप हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। तो अब हम नाइट्रो ग्रुप की तरफ आते हैं कि किस तरह जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। तो अगर हम नाइट्रो ग्रुप की, जब नाइट्रो बेंजीन की अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करें तो देखिए ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो इसकी वजह से इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इधर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इधर बॉन्ड की फॉर्मेशन और ये वाला बॉन्ड ऐसा ही रहेगा और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इसमें हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे रेजोनेट कर रहा है। इधर भी ऑर्थो पोजीशन पे है, इधर भी ऑर्थो पे और इधर पैरा पोजीशन पे। तो अब हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को लेके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये इसका ऑपोजिट बनेगा। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें अब नाइट्रो ग्रुप की, तो इधर क्या आ जाएगा, नाइट्रो क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेट द रिंग। नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो ये देखिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेट कर रहा है। तो ये डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। दीज पोजीशन बिकम लेस रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब ये पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा, ये देखिए ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो है ये लेस रिएक्टिव हो जाएंगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, क्योंकि अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो किस तरह इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अब ये पोजीशन लेस रिएक्टिव हो गई है अगर हम डीएक्टिवेटिंग नाइट्रो ग्रुप में बात करें। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज मोर फेवरेबल एट पैरा पोजीशन देन एट ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। कि अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो वो ज्यादा फेवरेबल किस पोजीशन पे होगा, मेटा पोजीशन पे देन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो एंड पैरा के बजाय अब जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा वो किस पोजीशन पे होगा, मेटा पोजीशन पे। नेक्स्ट देखिए
अगर यहाँ पे हम NO2 लगा ले तो नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेट करता है ऑल अवेलेबल पोजीशन को, कि नाइट्रो ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करता है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिवेट करता था तो ये सारी पोजीशंस को करता था, बिल्कुल इसी तरह जब नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेट करता है तो ये सारी पोजीशन को डीएक्टिवेट करता है। दोबारा देखते हैं, अगर हम यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लिख लें तो नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेट्स ऑल अवेलेबल पोजीशन बट इट डीएक्टिवेट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मोर देन मेटा पोजीशन के। देखें अब इसमें ये डीएक्टिवेट करेगा, ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को देन एट मेटा, क्योंकि मेटा पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट नहीं कर रहा, इस वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा को ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा देन मेटा पोजीशन पे। बिल्कुल आप इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे तो डीएक्टिवेटेड ग्रुप का आप इसका अपोजिट इजी से बना सकते हैं, आसानी से आप इसका अपोजिट जो है वो लिख सकते हैं। दोबारा देखते हैं, नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेट्स ऑल अवेलेबल पोजीशन बट इट डीएक्टिवेट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मोर देन मेटा पोजीशन के, ऑर्थो एंड पैरा को ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन, दस ग्रेटर यील्ड ऑफ मेटा, दस ग्रेटर यील्ड ऑफ मेटा आइसोमर देन ऑर्थो एंड पैरा। आप देखिए इसमें ग्रेटर यील्ड किसकी बनेगी, मेटा आइसोमर की देन ऑर्थो एंड पैरा से। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली अब अटैक कर सकता है, वो इजीली क्या करेगा वहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर दे कि दस ग्रेटर यील्ड ऑफ मेटा आइसोमर देन ऑर्थो एंड पैरा, इसमें मेटा आइसोमर ज्यादा बनेगा जब डीएक्टिवेटेड ग्रुप जो है वो अटैच होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इधर हम अगर लगा ले NO2 तो NO2 ग्रुप क्या है हमारे पास पैरा डायरेक्टिंग है, कि नाइट्रो ग्रुप क्या है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए वो क्या होगा मेटा डायरेक्टिंग होगा। नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, नाइट्रो ग्रुप क्या है मेटा डायरेक्टिंग है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास अदर ग्रुप है जैसे CN ग्रुप हो गया, उसके बाद SO3H हो गया, C डबल बॉन्ड OH हो गया, उसके बाद हमारे पास CO2H हो गया, तो ये सारे क्या हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे क्या है मेटा डायरेक्टिंग हैं, ये सब क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं। तो अब आपको मैकेनिज्म भी समझ आ चुकी होगी कि किस तरह जो नाइट्रो ग्रुप जब हम अटैच करें, कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच करें तो किस तरह वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, और अगर जब एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच करें तो वो किस तरह जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो छोटी सी एक दफा दोबारा से इसको समराइज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी एक्टिवेटिंग ग्रुप आके अटैच होता है तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहेंस कर देता है, जिससे इजीली जो है वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली अटैक करता है उन पोजीशन पे, वहां पे अटैच हो जाता है सिंपली। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करें तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं, क्योंकि देखिए ऑर्थो एंड पैरा पे क्या आ गया है पॉजिटिव चार्ज। तो मेटा पोजीशन जो है वो ऑर्थो एंड पैरा के मुकाबले में उस पर थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है, इस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है फिर मेटा पोजीशन पे अटैक करना ज्यादा प्रेफर करता है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो बिल्कुल इसी तरह आप इसको समराइज करके याद रख सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको सिंपली इतना शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए कि किस तरह जो ओरिएंटेशन है जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप होता है वो किस तरह इन्फ्लुएंस करेगा आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को, जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, तो आपने लिखना है कि वो दो बेसिस हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या है एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी। तो इस तरह आप जो है लिख सकते हैं कि ऐसे ही बिल्कुल एग्जांपल दें, एक साइड पे आप OH ग्रुप को पहले लिखें, कोई सा एक्टिवेटिंग ग्रुप ले लें, बिल्कुल इसी तरह आप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स ले और पॉइंट्स की सूरत में आप इस तरह लिखें ताकि एग्जामिनर जो है वो इजीली रीड आउट कर सके और आसानी से वो आप पढ़ सके कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, आप इजीली जो है उसको समझा सकें। तो इस तरह आप इजीली बता सकेंगे कि किस तरह जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो किस तरह इफेक्ट करते हैं आने वाला सब्स्टिट्यूएंट, न्यू सब्स्टिट्यूएंट की ओरिएंटेशन को किस तरह जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं न्यू सब्स्टिट्यूएंट्स की ओरिएंटेशन को। अब इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप ध्यान से देख लें। इट मे बी एम्फसाइज्ड दैट the relatively high reactivity of meta position is not due to increased electron density at this position but due to decreased electron density at ortho and para position। देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कह रहे हैं कि जो रिलेटिवली हाई रिएक्टिविटी है यहाँ पे मेटा पोजीशन की, वो इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है, बल्कि किस वजह से है कि ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। एक बार दोबारा देखें, relatively high reactivity of meta position is not due to increase electron density at this position। अब ये नहीं कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है, नहीं, बल्कि
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है, इस वजह से मेटा पे जो है वो रिलेटिवली थोड़ी सी हाई हो गई और इलेक्ट्रोफाइल जो है उन पोजीशन पे जो है मेटा पोजीशन पे इजीली अटैक करेगा और वहां उस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई हैं उनके, क्योंकि वहां पे क्या आ गया है पॉजिटिव चार्ज। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिंग के ऊपर, तो इस तरह जो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स को, न्यू सब्स्टिट्यूएंट्स की ओरिएंटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन जनरल हमने देखा कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। इन केस ऑफ हैलोजेंस, अगर हम इन केस ऑफ हैलोजेंस पढ़ें तो उसमें हमारे पास एक्सेप्शनल केस आता है। देखिए हमने देखा था जब हम क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन ग्रुप की बात करते हैं तो ये इंडक्टिवली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, और इसका रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता था और रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज करता था थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट। ये अपने लोन पेयर जो है वो रिंग में रेजोनेट करवाता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करवाता था। लेकिन हमने जब इसका ओवरऑल रिजल्ट देखा नेट इफेक्ट, तो हमने नेट रिजल्ट क्या निकाला कि जो इसका इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट से। तो इसका नेट रिजल्ट यही होगा कि जितनी हैलोजेंस है वो क्या है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आती हैं, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, क्योंकि उनका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। जो क्लोरीन है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, क्योंकि वो इंडक्टिवली जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करती थी। तो हमने कहा इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर था ओवर रेजोनेंस इफेक्ट पे, तो ये क्या है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो अगर क्लोरीन ग्रुप है या जितनी भी हैलोजेंस है अगर वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं तो उनका जब वो आइसोमर बनाती हैं, जब कोई भी न्यू सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होगा बेंजीन रिंग पे, और जब 3 आइसोमर ऑर्थो पैरा एंड मेटा बनेंगे तो उनमें ज्यादा जो है वो किस आइसोमर की यील्ड ज्यादा होगी। अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं तो होनी तो मेटा की चाहिए थी, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा की ज्यादा होती है और मेटा की कम होती है। अब आइए उसकी रीजन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इफेक्ट। ये हमने पढ़ा हैलोजन के केस में कि इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर था देन रेजोनेंस इफेक्ट से। थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, अगर इनका आप रेजोनेंस इफेक्ट देखें कि जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते थे रिंग में, तो थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, जो हम पढ़ चुके हैं। जब कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। डीएक्टिवेशन बाय क्लोरीन, जब क्लोरीन की डीएक्टिवेशन होती है कौन से इफेक्ट से, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, इज मोर कंपनसेटेड बाय एक्टिवेशन थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट। अब क्लोरीन जो डीएक्टिवेशन क्रिएट करता है ना जब वो थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट से वो कंपनसेट हो जाती है, किस तरह, थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट से। और रेजोनेंस इफेक्ट उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता था। तो इसलिए इसका जो जब ओरिएंटेशन की बात आए तो ओरिएंटेशन में जब ये इसका रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट करता है तो जो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट था वो कंपेंसेट हो जाता है इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट से। इसी वजह से जब हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं विद नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ और ये कंडीशन को देते हैं, जब 3 आइसोमर बनते हैं, जब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे भी आता है, पैरा मेटा पे भी आता है, पैरा पे भी आता है, ये क्या है क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो देखिए जो ऑर्थो आइसोमर था वो 29% बना, मेटा 1% और जो पैरा है वो 70%। तो इस वजह से एक्सेप्शनल केस आता है सिर्फ हैलोजेंस में कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी इनकी पोजीशन क्या है ऑर्थो एंड पैरा के। जब ओरिएंटेशन हम देखते हैं, ओरिएंटेशन में क्या होता है कि ओरिएंटेशन जब हम देखते हैं तो जो इनका रेजोनेंस इफेक्ट है ना, जो ये इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, जो इनका रेजोनेंस इफेक्ट है वो फिर इनका जो डीएक्टिवेशन इफेक्ट है ना, तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट से वो कंपनसेट हो जाता है, किससे, थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट से इनका वो इफेक्ट क्या हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है। इसी वजह से जो जैसे अगर हम बात करें CH2Cl की बात करें या फिर CHCl3 की बात करें तो ये सारे क्या हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, लेकिन ये क्या है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हैं। कि क्या है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं लेकिन ये ऑर्थो एंड पैरा है। वो सिर्फ हाइड्रोजन के केस में जो है ये एक्सेप्शनल केस आता है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होने के बावजूद भी क्या है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है।